and he is doing some data scientist course also. So that matlab his most of the time goes in his work and then his studies. And he, so I just wanted to know कि because 7 मतलब since morning 9 o'clock till 7 o'clock he is busy with his work, and then he has to do his studies. okay, all right. So studies need 1 or 2 hours daily. So I just wanted to know if he joins it, will it be possible for him to cope up with? Yeah, or should we wait and then start? And he has already done the graduation, right? No, he has done graduation, post graduation. He is an MBA. Both. MBA student. Okay. Okay. Yeah, correct. So actually there are levels like A1, A2. Maybe you already have idea. B1, B2.1, B2.2, C1, C2. So like this there are levels. So आपका बेटा जर्मनी जाने का प्लान कर रहा है, एंड देन देर आर टू पॉसिबिलिटीज कि एक तो उसका कोर्स है वो जर्मन टू जर्मनी होगा या फिर इंग्लिश टॉट में, दो टाइप के प्रोग्राम्स हैं उनके. सो अगर वो इंग्लिश टॉट में जाते हैं जहाँ पे कोर्स उनका इंग्लिश में होने वाला है, सो जर्मन लैंग्वेज ओनली द बेसिक जर्मन इज, सर्वाइवल जर्मन इज रिक्वायर्ड. अगर उनका कोर्स वहाँ पे जर्मन में नहीं हो रहा और नॉर्मली इंटरनेशनल कोर्स है वो, सो जो बेसिक है, सो बेसिक उसमें A1 और मैक्सिमम A2, दैट इज द बेसिक सर्वाइवल जर्मन. एंड दिस मच आई थिंक वन कैन लर्न इन 5 months एवरेज. 5 months एकदम जिसको कुछ भी नहीं आता वो पर्सन A1 A2 दोनों 5 months में कर सकता है. जैसे लगातार करते हैं एक्चुअली, वो मैं बता रहा हूँ आपको. करने को तो कोई 3 months में भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट. करने को तो कर सकते हैं, बट एवरेज में आपको वो बता रहा हूँ जो हमारे यहाँ पे करते हैं और 10 साल से मैं जो देख रहा हूँ. सो एवरेज टाइम A1 A2 में 5 months का लगता है, जिसमें एकदम जीरो से, जिसको कुछ नहीं पता, पहली बार ही उसको ये भी पता चले कि जर्मन भी एक दूसरी लैंग्वेज है, वो भी ABCD से लेके बेसिक ग्रामर के स्ट्रक्चर्स, जो भी 150 स्ट्रक्चर्स हैं A1 A2 तक लेके छोटे मोटी चीज़ें सारी, वो बुक भी जिसमें होगी, जिसमें इंटरनेशनल एग्जाम भी होगा, ऐसे सिस्टमेटिकली वो कोर्स करे तो स्पोकन राइटिंग, लिसनिंग, सारी चीज़ें, रीडिंग वगैरह सब. और इंटरनेशनल इसका बाकायदा एग्जामिनेशन होता है गोयथे इंस्टीट्यूट का, आपको पता है, जैसे टेल का होता है, गोयथे का होता है, OSD का होता है. ये कुछ इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है जर्मन लैंग्वेज का. तो अपने इंडिया में गोयथे इंस्टीट्यूट का जो है वो बहुत फेमस है, तो जनरली लोग गोयथे का एग्जाम देते हैं. सो ये इंग्लिश कोर्स के हिसाब से है. अगर मान लो उन्होंने जर्मन टोट का प्लान कर रखा है, जर्मन टोट जो प्रोग्राम है उसमें उसको मिनिमम B2 तक करना पड़ता है, और इफ पॉसिबल हो सकता है C1 हो तो और ही अच्छा है. बिकॉज जर्मन टोट का मतलब है प्रोफेसर सारे लेक्चर्स जर्मन में लेने वाले हैं, और उसको हर चीज वैसे ही एक्सप्रेस करनी है, प्रेजेंटेशन देने हैं, कम्युनिकेट पूरा फुल्ली जर्मन टू जर्मन ही चलता है. तो उसमें उसको B2 और C1 ये वाला उसके लिए. जैसे इसमें मैंने A1 और A2 इसलिए लिया है क्योंकि A1 में मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर्स पता चल जाते हैं ऑफ कोर्स, बट जैसे A2 में आते आते उसकी वोकैब भी काफ़ी ठीक हो जाती है बेसिक जर्मन के हिसाब से. यहाँ पे अगर उसको मान लो 1500 से लेके और 2000 तक अगर वर्ड आते हैं A1 में, 1500 to 2000 वर्ड्स प्लस बेसिक स्ट्रक्चर्स, वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस यहाँ भी बनाएगा, बट यहाँ पे वो 3500-4000 मतलब 4000 के आसपास उसकी जो वोकैब होगी, प्लस उसको कंफर्टेबली वो डे टू डे सिचुएशंस में यूज करने की पॉसिबिलिटी. क्योंकि जनरली क्या है कि समझना, जैसे हम लोग कोई भी लैंग्वेज सीखें चाहे उसमें स्पीकिंग वाला हम लोग उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ना, स्पीकिंग वाला पार्ट, देन राइटिंग वाला पार्ट. ये वाला जो है ये आउटपुट है, आपको पता है. और रीडिंग वाला पार्ट जो है, रीडिंग
और लिसनिंग, ये दोनों इनपुट है। तो जनरली होता क्या है कि इनपुट तो हम ऑब्जर्व करते हैं लैंग्वेज को, और आउटपुट में हम दूसरों को निकाल के बाहर दिखाते हैं कि अंदर मेरे कितनी जर्मन है, कितनी इंग्लिश है। तो ये वाला काम आदमी जल्दी करता है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आपको खुद प्रोड्यूस करनी होती है लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये जो बेसिक में क्या है कि इनपुट ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको ABCD भी नहीं पता थी, आपको एकदम से कैसे, तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे काम करेंगे, कौन से वर्ड आपको तो पता नहीं कि पेन को पेन तो नहीं कहेंगे जर्मन लैंग्वेज में, टेबल को टेबल नहीं कहेंगे, बोर्ड को बोर्ड नहीं कहेंगे। तो सारा हर चीज़ आप देख रहे होते हो, तो आप रीड कर रहे होते हो, आप सुन रहे होते हो टीचर से, तो वो धीरे धीरे अंदर जाती है आपके पास। आपने ये भी आप जानते ही हो कि अगर आपके अंदर 100 चीज़ें हों तो 100 की 100 बाहर नहीं निकाल सकते आप। आदमी ग्रहण ज़्यादा करता है और प्रोड्यूस कम कर पाता है, एक नेचुरल है। जितना ज़्यादा फिर आपके पास जितना सामान अंदर होगा उसमें से ही कुछ दे पाओगे आप। सो A1 में वो चीज़ें अंदर जाती हैं और दूसरे में वो निकलना बाहर शुरू होती हैं। A1 में भी हम लोग डे टू डे लाइफ में जो क्लास रखते हैं उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं क्लास में छोटी छोटी डायलॉग्स वो खुद बोले, बट वो चीज़ें सारी थोड़ा सा टाइम लेती हैं। इसलिए मैंने इसको दूसरा भी इसमें शामिल किया। अदरवाइज कई लोग बहुत ही आउटस्पोकन होते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं पूरे उत्साह के साथ और हर चीज़ पूछते हैं। ऐसे बच्चे A1 करके भी अगर जर्मनी जाएंगे तो वो सर्वाइव कर पाएंगे। ये रहता है जनरली। सर और A2 में जैसे मेल्स अगर आती हैं तो वो जर्मन में मेल्स पढ़ के भी कुछ रिप्लाई ऐसा हो सकता है? A2 में देखो जनरली क्या होता है कि मेल, इसमें मेल का इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका, सिंपल मैसेजेस वगैरह छोटे छोटे मेल्स आप कर लोगे, लेकिन प्रोफेशनल मेल्स डील आप यहाँ पे B1 B2 में कर पाओगे। यहाँ पे ये देखो, यहाँ तक ये बेसिक है, आप ये कह सकते हो, आप ये बेसिक है, और यहाँ पे ये प्रोफेशनल स्टार्ट होता है, राइट। सो आप डे टू डे लाइफ की मान लो किसी को इनवाइट करना है और इस टाइप की मेल आपको A2 में भी पता चल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। जो फॉर्मल और इनफॉर्मल है इसका इंट्रोडक्शन यहाँ भी हो जाएगा, बट प्रोफेशनल जहाँ पे मतलब किसी कंपनी में सपोज बात करी, किसी कंपनी वाले कस्टमर से आपको डील करना है, तो वहाँ पे तो आए दिन ही प्रोफेशनल मील ही डील करनी है। तो वो आपको यहाँ पे आपने कोई बात मान लो ढंग से ना भी समझी तो चल जाता है, बट यहाँ पे आप गलत समझ गए तो कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए प्रोफेशनलिज्म के लिए ये प्रोफेशन के हिसाब से B1 से जनरली जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी आप जॉब करते हो तो B1 इज ए मस्ट। ये जॉब के हिसाब से ये मस्ट है। उनको पता है कि जिसने इतना कर रखा है इसका मतलब है उसने 8-7 महीने लैंग्वेज पढ़ी है और वो प्रोड्यूस कर सकता है अच्छे से। तो इसको, और जहाँ पे स्पोकन का बहुत ज़्यादा काम होता है और थोड़ा सा सेंसिटिव काम होता है। सेंसिटिव मैं उसको बोलूँगा जैसे मान लो कि बैंकिंग का सा मामला है, पैसे का लेन देन वाला मामला है, क्लाइंट, तो वहाँ पे कई कंपनियां B2 प्रीफर करती हैं, बट B1 से प्रोफेशनल काम शुरू कर सकते हैं। और ये B1 B2 में कितना टाइम लगेगा? हाँ, आप बोल के अपना वो म्यूट भी करो वापस, एक्चुअली क्या वो थोड़ा गूंज रहा है। हाँ, आप मैं बोल रही हूँ कि B1 और B2 में कितना टाइम लगेगा? ओके, यस। सो टाइम जो है आपका, हाँ, जो फर्स्ट वाला जो कोर्स है उसमें मैंने यहाँ पे आपको 5 मंथ्स दिया, लिखा इसमें 5 मंथ्स। मैंने वापस से यहाँ एक बार टाइम का मैं बताता हूँ। A1 करने में 2 to 3 मंथ्स, A2 में अगेन 2 to 3 मंथ्स, B1 में अकेले में 3 मंथ्स लगेंगे B1 में, और B2.1 और B2.2 इन दोनों का मिला के 5 to 6 मंथ्स, ये एक स्टैंडर्ड टाइम लगता है। और C1 में फिर अगेन मिनिमम 3 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स, ये सेपरेटली। ये एक नॉर्मल जिसमें आपको मान लो 1.5 घंटे की रोज क्लास मिल रही है एवरेज, उसके बाद में आप 1-8 घंटा घर पे भी टाइम देते हैं, तो ये एक जनरल टाइम लगता है। मंडे टू फ्राइडे की क्लास रहती है जनरली। और इसके अलावा हम लोग एक चीज रखते जरूर हैं, बट A1 में बहुत लोग उसके प्रति मोटिवेटेड नहीं होते, बट A2 से लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं उसमें, क्योंकि वो एक बेस सेट हो चुका होता है।
हम लोग अपनी क्लासेज के अलावा 1 घंटे का ग्रुप डिस्कशन रखते हैं रोज डेली स्टूडेंट्स के साथ में। तो आपके पास यहाँ पे जब 1500, 200, 2000 वर्ड अंदर हैं तो आप लोग बात करते हैं तो भी आप धीरे धीरे एंजॉय करने लग जाते हो। 100 वर्ड आते हैं उसको भी समझ में आएगा कुछ तो, क्योंकि वो 100 वर्ड आएंगे वहां तो समझ में आएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड टाइम लगता है, लेकिन इसके साथ आप कितना और मेहनत करो उतना जल्दी भी इसको रिड्यूस किया जा सकता है टाइम को थोड़ा। यस, एनीवन एल्स? कोई भी अपना सवाल पूछें, मैडम भी वापस और पूछें, और जिसको भी कोई क्वेरी है कि ये कैसे होता है, कैसे काम। बाकी लोग अपना इंट्रोडक्शन भी दें प्लीज, अच्छा लगेगा हमको। पूजा इज फ्रॉम हैदराबाद, बेनू मैम जो है नोएडा से हैं। बाकी लोग अपने बारे में बताएं, आप कौन हैं, क्या चाहते हैं आप, जर्मन लैंग्वेज क्यों जरूरी है आपके लिए। यस, ich komme aus Agra. यस, ग्रेट। Ich will lernen gut German language, gut German Sprache. Oh, Jay Sean. So, your purpose, job or Sir, anything? job purpose. Job purpose, right? आपने कभी अभी तक जॉब करी नहीं है? No sir. No. Okay. So, बताइए आपने ये सेशन ज्वाइन किया तो क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या जानना चाह रहे हैं? Sir, how much requirement of levels to German language, to German jobs? जर्मन जॉब्स का, जैसे कोई भी कंपनी है, देखो मैं आप लोगों को जैसे अभी मिल रहा हूं तो मैं भले ही एक लेवल पे हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है, तो मेरा भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। 10 साल से मैं टीचिंग में हूं, और उससे पहले भी मैं 5 साल मल्टीनेशनल्स में, मैंने केवल मल्टीनेशनल्स में काम किया है। फिर मैंने मल्टीनेशनल के साथ ही टीचिंग भी स्टार्ट करी है। तो ऐसे करके टोटल वर्किंग का मुझे 18-20 साल का एक्सपीरियंस है। आपने बोला कि कंपनी को कितना लैंग्वेज चाहिए जर्मन का, राइट? B2 में 2 हैं, राइट? C1 जनरली, C2 जनरली रेयरली होता है C2, ठीक है? जो ग्योटे इंस्टीट्यूट है वो भी C2 कभी कभी कराता है, तो वो प्रोफेशनल रीजंस हैं। मैंने भी C2 जर्मनी से किया, C1 C2 मैंने जर्मनी से किया दोनों, बट वो क्योंकि टीचिंग के फील्ड में ही रहना है, MA वगैरह करते हैं, C2 करते हैं, वो एडवांस उसके लिए करते हैं हम लोग। बाकी कंपनी को कितना चाहिए, A1 में कोई कंपनी जॉब नहीं देती, नो, ये मैंने देखा है। A2 के बेस पे कुछ कंपनियों ने जॉब देती हैं, कुछ कंपनियां, रेयरली हैं, वो भी कम है वो, क्योंकि जो A1 वाला खुद ही अभी समझा नहीं है, A2 वाला खुद ही नहीं समझा है, तो जॉब की बात ही नहीं उठती। बट फिर भी मैंने देखा है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो A2 में उनकी जॉब लग गई एक आध जगह। तो ये मिनिमम रिक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द कंपनीज की यहाँ रहेगी जॉब की मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्योंकि कंपनी के काम के आप तभी हो जब आप उनके कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हैं। अब कई तरह की जॉब होती हैं, जितनी तरह की कंपनियां हैं उतनी तरह की जॉब्स भी हैं। अब मान लो कोई कंपनी अगर कोई आइटम बना के बेच रही है, तो उसको आपसे भी आइटम बिकवाना है या बनवाना है। कंपनी चाहे कैसे भी हो, वो केवल या तो प्रोडक्शन में है या सर्विस में है। ये नहीं सिखा रहा आपको प्रोडक्शन सर्विस, चिंता मत करना आप। मतलब सर्विस का मतलब है, जैसे मान लो बैंक है, तो बैंक को क्या चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि आपने जर्मन सीख लिया है, इसलिए कंपनी वाले अपना काम नहीं बदल देंगे कि भाई अब एक कोई प्रशांत सिंह जी आ रहे हैं, इनके लिए एक नई कंपनी खोलो। वो नई कंपनी नहीं खोलने वाले हैं, उनको तो जो कंपनी है वो चलवानी है अपनी। अब सपोज कोई बैंक है, सर्विस में बैंकिंग या टीचिंग वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, ये सारे सर्विस सेक्टर में आप जो है, तो मान लो सपोज ये बैंक है, तो इसका काम क्या हो सकता है, जो एक बैंक का काम हो सकता है वो इसका काम हो सकता है। कस्टमर से या तो फ्रंट ऑफिस में लोगों से मिलना, उनके चेक्स को हैंडल करना, उनके मान लो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसको हैंडल करना, किसी को शिकायतें आएंगी, कोई को पैसे ट्रांसफर कराने पड़ेंगे, ये सब जो बैंक के काम होते हैं वो काम।
बैंक अपन से करवाएगा क्योंकि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। तो बैंकिंग वाले मामले में वो जनरली कोशिश करते हैं कि उनको B2 का पर्सन मिले, क्योंकि मान लो किसी कस्टमर ने बोला कि ये कहानी लिख के फिर बोला कि ये मेरे जो रुपए हैं ये इस पर्टिकुलर खाते में कर दो और यहाँ से ये कर देना, ये सब मान लो क्लेम लेना है उसको या कुछ भी है, तो वो अगर गलत समझ गया तो रिस्क है ना। B2 में भी जो B2 है ये ज्यादातर जॉब्स के लिए इनफ रहता है, ज्यादातर जॉब्स के लिए B2 वाला। बट उससे भी आगे मान लो कोई ट्रांसलेशन में जाना चाहे, मैं आपको बताऊं कि यहां पे नॉर्मल जॉब्स तो जहां पे मेल लिखने हैं ना, ज्यादातर कंपनियों में मेल लिखने या छोटे मोटे टेलीफोन रिलेटेड काम है, ये B1 पे स्टार्ट हो जाते हैं। और B2 लेवल पे ज्यादातर कंपनियां, मोस्ट ऑफ द कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज का काम B2 पे चल जाता है। और यहां पे आपको रेयरली कोई मिलेगी कंपनी, कौन सी मिलेगी? डाटा एंट्री वाला काम। कि भाई काम क्योंकि जर्मन कस्टमर्स का है तो बंदे को पता चलना चाहिए कि उमलाउट क्या होता है, ये यहां से उठा के वहां रखना है, तो भी इसके लिए आप बिना जर्मन लैंग्वेज वाला नहीं कर पाएगा इस काम को। मैंने ये सब तरह के काम करे हुए हैं इसलिए मुझे पता है, क्योंकि वहां भी मैं 2008 में पहला जॉब किया मैंने जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड, राइट, अप्रैल के आसपास स्टार्ट किया। तो वहां पे डाटा एंट्री जैसे ही काम था, हालांकि मैंने B1 कर लिया था बट कंपनी में काम ही डाटा एंट्री का था। और वहां पे मैगजीन से रिलेटेड काम था, जर्मन मैगजीन थी वो। तो वहां पे जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो जिसको कुछ समझ में नहीं आए वो तो वो काम कर ही नहीं पाएगा, वो हर बार किसी न किसी को पूछेगा ये AU है कि IE है, ये क्या आ गया। तो यहाँ पे केवल डाटा एंट्री रिलेटेड काम होते हैं जो कि बहुत ही कम कंपनियों को जरूरत रहती है इस तरह की A2 लेवल की। B1 में ज्यादातर कंपनियां, मतलब ज्यादातर क्या, शुरुआत बहुत सारी कंपनियां B1 से लेना शुरू कर देती हैं, फिर वो अंदर ट्रेन करती हैं। B1 पे जिसने आपको ले भी लिया है, ट्रेनिंग तो हर के लिए, क्योंकि आप थोड़ी जानते हो इंश्योरेंस, आप थोड़ी जानते हो बैंकिंग। जैसे मैंने खुद ग्रेजुएशन, मैंने मेरी BA किया और मैंने काम किया जो सीनियर इंजीनियर्स हैं उनके साथ, सीमेंस, बाकी लोग तो इंजीनियर्स थे और मेरे को भी इंजीनियरिंग वाला ही काम करना था, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग दी बाकायदा। वो आपको जब लैंग्वेज आती है तो वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो टेक्निकल काम यहां पे शुरू होते हैं B2 में, टेक्निकल जिसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है, जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है, वो यहाँ पे। जनरल मेलिंग के काम, आपको चैटिंग के प्रोसेस होते हैं बहुत सारी कंपनी में। जो कस्टमर सर्विस वाले काम हैं कि फोन करके कोई पूछेगा, आपको प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करना है उसके कि भाई हमारी कंपनी ये सब प्रोडक्ट दे रही है, तो प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। उनकी कोई मेल वेल आएंगी, उसको आप हैंडल कर लोगे, तो यहाँ तक B1 है। और टेक्निकल जैसे सीमेंस है, या फिर अभी मैंने आपको बताया डॉइचे बैंक है, बॉश है, इस टाइप की कंपनियां जो हैं उनमें B2 मांगेंगे वो। और C1 में मान लो कोई बंदा गाइड बनना चाहता है, अब आप मेरे को एग्जांपल दे सकते हो, मैं तो एक बंदे को जानता हूं कि वो B1 पे ही गाइडिंग कर रहा है, तो आप समझ सकते हो वो गाइडिंग क्या कर रहा होगा। या फिर एक्सपीरियंस उसका बहुत हो गया हो, तो बंदे ने कभी शुरू किया था B1 लेकिन अब एक्सपीरियंस हो गया, तो वो तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कोई सर्टिफिकेट ही नहीं किया बट बढ़िया जर्मन बोलते हैं। ओवर द टाइम तो सब लोग सीख ही जाते हैं, बट शुरू में तो मान लो कोई बंदा गाइडिंग कर रहा है, कोई बंदा ट्रांसलेशन कर रहा है। अब ट्रांसलेशन में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, बल्कि 2 लैंग्वेज का होना चाहिए, क्योंकि किस में करोगे ट्रांसलेशन। मान लो मैं ट्रांसलेशन करूंगा तो मुझे हिंदी और जर्मन आनी चाहिए या इंग्लिश और जर्मन आनी चाहिए। तो ट्रांसलेशन के लिए, गाइडिंग के लिए, क्योंकि गाइड जो लोग घूमने आ रहे हैं आप उनको लेमैन नहीं समझ सकते, वो पता नहीं अपने अपने फील्ड के सब एक्सपीरियंस पर्सन भी हो सकते हैं, कोई साइंटिस्ट भी आ सकता है, कोई इंजीनियर आएगा, तो तमाम तरह की उनकी फिर वोकैब का लेवल ज्यादा हो जाता है ना, तो वो कुछ भी पूछेंगे और आपको उनको सेटिस्फाई करना होता है बार बार लगातार बोलना होता है। गाइडिंग का मतलब है आप उनको बहुत सारी चीजें दिखाओगे, वो फटाफट क्वेश्चन पूछेंगे और ऑन द स्पॉट आपको आंसर देना है। ये नहीं है कि भाई आपने घर पे गा के थोड़ी देर 10 मिनट रुको मैं ट्रांसलेट कर लूं। तो इसलिए C1 में ट्रांसलेशन, गाइडिंग या फिर कई बार क्या होता है कि किसी कंपनी में मैनेजर की जरूरत है सपोज, तो जो मैनेजर है उसको बाकी एम्प्लॉय से तो ज्यादा आना चाहिए ना,
वो तभी तो मैनेजर ही कर पाएगा, अदरवाइज तो वो बाकी लोग कहेंगे अरे यार ये तो इसको भी नहीं आता, तो वो हैंडल नहीं हो पाएंगे आपसे। तो जहां पे आपको टीम को लीड करना है, टीम को लीड करने वाले काम ये कोई भी कर सकता है करने को, बट यहां पे ये ज्यादा सुटेबल रहेंगे। आपको आपके जूनियर से ज्यादा आना चाहिए, तभी वो सैल्यूट मारेगा, नहीं तो नहीं आएगा, आपके काबू में नहीं आएगा, वो मजे लेंगे आपके। सो दैट्स वाई, क्योंकि मान लो कोई मेल आ गया और बाकी को समझ में नहीं आई, तो इसको तो आनी चाहिए, मैनेजर है ये, तो मैनेजर रखा है कंपनी ने इसको, तो इसलिए जो अपर लेवल जो है उसके लिए कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स हैं, उनके लिए इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। अब कोई टीचर बनना चाहता है तो B2 से कम टीचर बनना बात बनेगी नहीं। टीचिंग में भी आपको कम से कम यहाँ होना चाहिए, और जितना अच्छा करते जाओगे उतना और बढ़िया है। टीचिंग के लिए भी आप ये मान लो B2 C1 यहाँ से ही स्टार्ट होगा टीचिंग का। B2 आपने कंप्लीट किया है, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। ये गौरव, यस सर। हाँ, मैं वही बातें बताई है ना जो आपने पूछी हैं, या इधर उधर की करने लग गया दूसरी। यस प्लीज। सो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि जनरल क्वेश्चंस, कई बार क्या होता है कि हम लोग नए होते हैं किसी फील्ड में, तो हमको बिल्कुल चीजें पता नहीं होती, तो इसलिए मैंने सोचा इस तरह का सेशन रखा जाए। अब ABCD तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, वो तो पढ़ा ही देंगे, वो तो फर्स्ट लेसन में ABCD वही आएगा, बट ये जनरल क्वेश्चंस जो हैं ये जरूरी है आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने ये सेशन रखा है। एक बार ABCD आप कहोगे कैसी, तो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर रखे हैं, लगभग 1000 लेक्चर्स, राइट। उसमें 500-600 तो मैंने जर्मन स्पीकर्स क्लब में भी साइड डाले हैं, स्टाम्पटिश और सारे मिला के, है ना। सो वो तो आपको डेमो क्लास के तौर पे भी एक रख लेंगे अपन अलग से, अगर कभी जरूरत पड़ी आपको तो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर आप कुछ एग्जामिनेशंस के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। सो एग्जामिनेशंस में कैसा, एग्जामिनेशंस अलग अलग बॉडीज हैं जो ये करवाती हैं, जैसे मान लो टेल्क करके है, ग्योटे इंस्टीट्यूट है, OSD है, इस तरह से OSD, यूस्टरिया, स्विट्जरलैंड, डॉइचलैंड, ये कुछ बॉडीज हैं। मतलब मान लो कि जर्मन लैंग्वेज मैं सिखाता हूं और मैं अपना भी सर्टिफिकेट देता ही हूं, कोई पढ़ा भी होगा यहाँ पे, हाँ, जैसे मान लो सर्टिफिकेट है, तो आपने लैंग्वेज सीखी तो उसका प्रूफ क्या आपके लिए, आपके पास क्या आपने, क्या हम मान लें आपने सीख ली, तो उसके लिए कोई ना कोई सर्टिफिकेट मांगती हैं। कंपनियां भी जनरली, आप कहीं जाते हो तो वो कहती हैं आपने कितनी जर्मन सीखी, आप कहते हो B1, दिखाइए सर्टिफिकेट। आप बोल के भी बता सकते हो, बट आप मान लो कि 2 मिनट आपने रटे हुए सेंटेंस बोलिए, बंदा इंप्रेस हो गया, लेकिन आपको वास्तव में आता है कि नहीं, तो वो चाहते हैं कि एक स्टैंडर्डाइज्ड आपके पास सर्टिफिकेशन हो, ताकि उनको यकीन हो कि किसी ने ऑलरेडी इवैल्यूएट कर लिया है, तो इसका मतलब उनको यकीन आएगा। अब यहां मल्टीनेशनल कंपनीज में सर्टिफिकेशन कौन सा माना जाएगा, तो सर्टिफिकेशन ये तो हो गए प्राइवेट सर्टिफिकेशंस, आप कह सकते हो। इसके पैरेलल सर्टिफिकेशंस चलते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, जो सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा है, फिर है डिग्री आपकी, जैसे मान लो BA वगैरह, BA इन जर्मन, MA इन जर्मन, PhD, ऐसे करके ये पैरेलल सर्टिफिकेट चल रहे हैं आपके। कुछ लोग इनको ऐसे बोल देते हैं जूनियर डिप्लोमा, सीनियर डिप्लोमा, PG डिप्लोमा। ये एक ही चीज है। PG डिप्लोमा। तो जो लोग यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज सीखते हैं, वहां पे 12th प्लस वाले को भी अलाउ रहता है जनरली कि वो सर्टिफिकेट में एडमिशन ले सकता है। कई कई यूनिवर्सिटीज में है, ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी है मान लो, ऐसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है,
ऐसे BHU है, दिल्ली है, ऐसे अलग अलग तरह के सर्टिफिकेशन और ये सब प्रोग्राम्स वहाँ चलते हैं, बहुत हैं और भी हैं, काफ़ी हैं, पुणे है प्रॉपर, वहाँ पे PG UG सब प्रोग्राम्स चलते हैं। सो ये 12th बेस पे जनरली एडमिशन मिल जाता है पहले वाले में, और एक के बाद एक आपने ये कर लिया तो मिनिमम रिक्वायरमेंट उनकी जो भी है 50, 55, 60 जो भी परसेंटेज है, अलग अलग का सबका अलग अलग हो सकता है, तो इसके बाद में इसमें एडमिशन मिलेगा, इसके बाद में इसमें मिलेगा। ये यूनिवर्सिटीज के डिप्लोमा में जनरली इसके बाद में जनरली जॉब मिलती है। अब कोई बोले मेरे तो इसमें ही मिल गई, मिल तो किसी में भी सकती है, बिना डिप्लोमा के भी जॉब मिल सकती है, क्योंकि कंपनियां आजकल क्या है कि भरोसा नहीं करती हैं डिप्लोमास का और उनका, वो खुद टेस्ट लेती हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि कोई मान लो आपने लैंग्वेज सीखी थी, भूल भी तो सकते हैं, जैसे सीखी वैसे भूल गए, काम में नहीं आई तो इसलिए वो सर्टिफिकेट तो मांगती है कि आपने प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके, सर्टिफिकेट का मतलब है आपने सिस्टमेटिक तरीके अप्रोच से लैंग्वेज सीखी और पास हुए, आपकी कैपेबिलिटी है। तो जनरली डिप्लोमा और PG डिप्लोमा के बाद में जॉब मिलती है आपको, और इधर इनके जो सर्टिफिकेशन है उनके नाम है A1 A2 B1 B2, जो अपन ने अभी देखा था, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसे करके। प्राइवेट वाला करना है तो ये वाले करोगे आप, और गवर्नमेंट वाला करना है तो ये वाला करोगे आप। अब बहुत सारे लोग आजकल ये ज्यादा क्यों करते हैं, जैसे गोयथे इंस्टीट्यूट का आपने जहां भी देखा होगा तो आपने सुना होगा कि गोयथे से किया कि नहीं तुमने, टेल्क से किया कि नहीं तुमने, तो जनरली वो लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि गोयथे वाला फटाफट होता है, ये सारे सर्टिफिकेशन फटाफट होते हैं। गोयथे की बातें अपन ज्यादा इसलिए सुनते हैं क्योंकि अपने यहाँ पे ये इजीली अवेलेबल है, इतना इजीली भी नहीं है, इसको भी बुक करना पड़ता है आपको बाकायदा एकदम से अटेंटिव रह के, और बाकायदा इनकी फीस भी लगती है 5-7 हज़ार रुपये मिनिमम, आई थिंक 7,000 से स्टार्ट होती है। तो किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए मिनिमम फीस, केवल सर्टिफिकेशन की, पढ़ने का नहीं है वो। तो ये वाला जो है ये सिस्टम थोड़ा फास्ट ट्रैक है, आप ये समझ सकते हो, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, ये समझ सकते हो। ये मैंने सर्टिफिकेट डिप्लोमा PG डिप्लोमा ये मैंने कर रखे हैं, इसलिए मेरे को दोनों का आइडिया है। इधर मैंने MA कर रखा है, राइट, इसके आगे का अभी कुछ चल रहा है मामला, तो यहाँ तक ये मैंने सारे किए हुए हैं, MA हो चुका है मेरा 2016 में, और इधर भी मैंने ये सारे कर रखे हैं, इसलिए मैं दोनों का बता सकता हूँ आपको। तो ये जनरली फास्ट ट्रैक होता है, और कोई स्टूडेंट है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, एडमिशन लो, पढ़ो और इंटरनेशनल एग्जाम दो, बुक करो, कभी भी अवेलेबल, जब भी स्लॉट अवेलेबल है आपको चेक करते रहना पड़ता है। जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला A1 2 से 3 महीने में आप कर सकते हो बहुत आराम से, 1.5 महीने में भी कर सकता है कोई बंदा बहुत डेडिकेटेड है और अच्छे से, है ना। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्सेज हैं और ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, तो सब जगह एक्सेप्टेड रहते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, अब कोई बंदा अगर जर्मनी वगैरह रह रहा है तो वहां पे शायद टेल्क की 3-4 हज़ार सेंटर होंगे, मतलब हर जगह पे चप्पे चप्पे पे किसी भी स्कूल यूनिवर्सिटी में मान लो कि एडमिशन होना है, राइट, लिया जर्मन सीखिए तो हर कहीं टेल्क का मिलता है वहाँ इजीली, गोयथे का भी मिलता है, गोयथे जर्मनी का ही है इंस्टीट्यूट, तो इंडिया में गोयथे का मिलता है, तो जो भी इसमें से मिले वो कर लेना चाहिए, सारे एक्सेप्टेड है, और इधर ये सारे एक्सेप्टेड है। इसमें आप सर्टिफिकेट करते हो तो 1 साल का टाइम लगता है, राइट, जनरली कई जगह 6 मंथ के प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे ये जूनियर डिप्लोमा वगैरह, ये 6 मंथ्स का प्रोग्राम, 6 मंथ से 1 साल का प्रोग्राम है, ये पहला डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, और ये दूसरा भी फिर अगेन 6 मंथ से 1 ईयर का प्रोग्राम। हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये 1 ईयर का प्रोग्राम रहता है, और कई जगह पे जैसे मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी से भी मैंने किया है, तो वहाँ पे जैसे ये पहले वाले आई थिंक 6 मंथ्स के प्रोग्राम है, मैंने वहाँ से डिप्लोमा, ये जो PG डिप्लोमा किया था जो कि 1 ईयर का प्रोग्राम था, ये 6 मंथ्स के जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो ये रहता है इसमें कि टाइम आपके पास कितना है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए, अच्छे से लिखना आना चाहिए, समझ में अच्छे से आना चाहिए, चारों चीजें जो हैं वो डिपेंड करता है कितना टाइम है आपके पास, कितनी जल्दी आपको चाहिए, दोनों ही जगह। कई लोग ऐसे सुनने में आता है, कई लोग कहते हैं कि यार ये फास्ट ट्रैक में जल्दी भी होता है और बोलने की कैपेबिलिटी मतलब जल्दी आती है, ऐसा बोलते हैं लोग, राइट। मैंने तो देखा यहाँ पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मैंने PG डिप्लोमा किया, तो यहाँ भी बहुत ही वंडरफुल फैकल्टी थी और बहुत अच्छे से हमने किया उसको। आप लोग सुन पा रहे हो मुझे?
Yes sir. ओके राइट, Mute हो गया अभी। हाँ अभी जस्ट हुआ था ना। Yes sir. ओके, मैंने कहा कि कई देर से तो नहीं चल रहा है कि मैं यहाँ पे लगातार बोल रहा हूँ। और सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा प्रोग्राम। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। इसमें एक थोड़ा सा ये रहता है कि मान लो आपको पर्टिकुलर टाइम भी फिक्स है ना, इसमें यूनिवर्सिटी और इसके जो प्रोग्राम्स हैं उनका फिक्स रहता है टाइम कि इतनी बजे से इतनी बजे रहते हैं। मान लो हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में सपोज प्रोग्राम है शाम का 5 से 6 की आपको क्लास लेनी है, तो ये उतने फ्लेक्सिबल नहीं लगते बहुत लोगों के। जो स्टूडेंट है मान लो फुल टाइम फ्री है तो वो इसमें अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, राइट। बट यहाँ पे आपको अवेलेबल टाइम्स, बहुत स्लॉट्स रहते हैं अवेलेबल, तो इसलिए भी कुछ लोग इसको करते हैं कि फ्रीडम रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कस्टमाइज्ड कोर्स मिल जाते हैं आपको। यस प्लीज, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ सकते हैं आप जो भी दिमाग में आए। देखो आपका क्वेश्चन तो वैलिड ही होगा, हो सकता है मेरे पास उत्तर नहीं हो सकता है मैं आपको बोलूं कि भाई देख के बताऊंगा, नहीं पता होगा तो, लेकिन आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं बिंदास। मुझे जो भी जानकारी है मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा आपको। माधुरी, आप कहां से हैं? बेंगलोर से? पहले एक माधुरी आई थी, वो बेंगलोर से थी, मे बी द सेम। नो एनीबडी एल्स प्लीज? जो भी कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। सर्टिफिकेशन कितना टाइम लगता है, क्या कोई आप में से जो ऑलरेडी जर्मन मान लो बेसिक आती है किसी को, तो हमारा एक प्रोग्राम चलता है डेली 12 से 1 बजे का, वो उसमें प्रैक्टिस करते हैं हम लोग जर्मन लैंग्वेज की। एक टॉपिक पहले से एडवांस में देता हूं मैं, और हर दिन चलता है वो मंडे टू सैटरडे। उसके कोई चार्जेस नहीं होते, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है, आपके फ्रेंड्स वगैरह भी कोई चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। वो हमने इसीलिए चला रखा है क्योंकि जब इंस्टीट्यूट्स के मतलब इंस्टीट्यूट के बच्चे अलग अलग प्रोग्राम्स में रहते हैं, वो तो अपनी क्लास के अलावा वो चाहते हैं कि हमको खूब बोलने को मिले, खूब हम लोग सुने जर्मन, कि जर्मनी तो कैसे जाएं। तो लाइव जर्मन सेशंस हमने उसके लिए शुरू करा हुआ है, काफी टाइम से। यस, गूगल मीट और अदर गूगल मीट रहता है। और मान लो कोई बात उसका, जैसे मैंने अभी बोला आपको, जो जर्मन स्पीकर्स क्लब वाला प्रोग्राम है वो 12 से 1 बजे तक, 12 से 1 PM का हो गया है। सो इसका गूगल मीट का लिंक है, यही लिंक है जो जिसपे अभी हो आप, इसी लिंक पे 12 से 1 डेली रहता है। मान लो कोई बोले कि मेरे को इस पर्टिकुलर टाइम में नहीं है, तो उसके लिए हमने कुछ रिकॉर्डेड भी करे हैं सेशंस, आई थिंक काफी मिल जाएंगे आपको। जस्ट ए मोमेंट। कईयों ने कहीं से कर भी रखा हो ना, तो भी उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। जर्मन स्पीकर्स क्लब है जैसे, वीडियोस प्लेलिस्ट में भी देख सकते थे हम लोग। ये डेली का कोई डिस्कशन रहता है, एमएनसी में जॉब इंटरव्यू कैसे फाइट करें, तो उसमें केवल एक पर्सन, केवल मैं नहीं, अलग अलग जगह के कुछ एक्सपर्ट्स भी होते हैं लैंग्वेज के, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, सब अपने अपने आइडियाज शेयर करते हैं उसमें। तो अलग अलग, कभी टेस्ट आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो इसमें प्ले लिस्ट में एक आइडिया लग जाएगा क्या क्या किस टाइप के वीडियोज हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो इसमें 28 कुछ दे रखे हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स, कि इन टॉपिक्स पे बोलना है, तो एक आइडिया मसाला मिल जाता है किस तरह से बोला जाए। सिलेबस क्या होता है A1 B1 का, उसके में डिटेल आपको आइडिया रहता है। आप जहां से भी कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको पता तो होना चाहिए कोर्स में क्या है, तो एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये चीजें मेरे को आ गई तो मैं कर सकता हूँ। वोकैब वगैरह, किस तरह से एग्जाम होता है उसका पैटर्न वगैरह डिस्कस करने के हिसाब से 43 वीडियोज, B1 के कुछ ग्रामर वीडियोज होंगे इसमें ज़्यादातर, A1 में 56 वीडियोज ये बेसिक ग्रामर के हैं। मॉक इंटरव्यू किस तरह के होते हैं कंपनीज में, ये 174 ये डिस्कशन वाले प्रोग्राम्स हैं कि डेली टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। आपको लाइव आके बात करनी है तो, अदरवाइज तो कभी भी यहाँ से भी देख ही सकते हैं, अपन सुन सकते हैं कि किस तरह से लोग बात करते हैं, क्या रहता है जनरली। ये
ओके, आई थिंक ये तो कल वाला ही होगा। और आप अपने सर्फ एक्सेल इजी वॉश का 500 ग्राम पैक अब सिर्फ 57 रुपए में। आजकल तो Und ich kann Deutsch sprechen. Und ich kann auch Englisch sprechen. नॉट दिस वन, ये तो पिछले साल का है। खैर वो आप देख सकते हो, आराम से बाद में भी देख सकते हो किस तरह से एमएनसी में किस तरह के इंटरव्यूज वगैरह लिए जाते हैं, उसका आइडिया है उसमें। और आपका कोई क्वेश्चन है वो बताओ, ये तो ज़्यादा प्रमोशन हो जाएगा अदरवाइज। यस, एनीथिंग एल्स जो जनरल क्वेश्चन आपको पूछना हो? Yes, sir. Good morning. मॉर्निंग। Sir, I want to ask, is it necessary that one should have the Goethe passing certificate to get a job, और आपके वाले सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा? देखो, हमारे सर्टिफिकेट से बहुत बच्चे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बच्चे जॉब कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा हो गया अब हमको ये काम करते हुए। तो आपको भी पता भी चला होगा कहीं से कि ये सर्टिफिकेट भी चलता है। मैं श्योर नहीं हूँ आपको पता है कि नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बताया कि आज वो यहाँ काम कर रहे हैं और उन्होंने तो गोइथे का सर्टिफिकेट कभी लिया ही नहीं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि B1 या B2 में से कोई एक सर्टिफिकेट गोइथे का लेके रखना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि कोई पर्टिकुलर कंपनी मान लो अच्छी अपॉर्चुनिटी आए और कोई कंपनी अड़ जाए, इंटरव्यू तो लेगी कंपनी, सर्टिफिकेट आप कोई सा ही लिया हो चाहे, लेकिन फिर भी B1 B2 में से कोई लेके रखना चाहिए गोइथे का, या फिर कोई भी इंटरनेशनल। कोई जॉब आपको इसलिए नहीं देगा कि देवकरण सर ने पढ़ाया है या गोइथे ने पढ़ाया है, वो तो आपकी काबिलियत पे जॉब मिलेगी आपको। वो आपसे बुलवा के देखेंगे, आपसे लिखवा के देखेंगे। तो सर्टिफिकेट केवल वो अपने सपोर्ट के लिए, तसल्ली के लिए रखते हैं, चेक तो आपको करेंगे। जब वो पैकेज दे रहे हैं आपको 3 लाख का, 5 लाख का, तो ऐसे ही तो नहीं देंगे वो। और केवल पैसे की बात नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप पता नहीं कस्टमर को डेमो, मतलब कस्टमर छूट जाए उनका, तो वो रिस्क नहीं लेंगे ये। तो बहुत सारे बच्चे हमारे सर्टिफिकेट से जॉब कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन B1 B2 में से आपको लेके रखना चाहिए अपनी तसल्ली के लिए भी। और कोई कंपनी अड़ भी जाती है, मैं आपको बताऊं, ये है। ब्रिटिश ऑन। लेकिन आप अगर जर्मनी पढ़ने जा रहे हो तो गोइथे का सर्टिफिकेट जरूर चाहिए आपको। जर्मनी में अगर आप जा रहे हो तो जर्मनी वाले वो चाहते हैं कि गोइथे का या जो भी है OST वगैरह, टेल्क है, वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वो फिर मस्ट है। क्योंकि मैंने देखा है बार बार, कई बार बच्चे यहाँ से लिखवा के लेके भी गए हैं, वो एडजस्ट भी हो गए एडमिशन वगैरह में तो कई बार, लेकिन आप उसको लेके ही जाओ, क्योंकि आपका फालतू में वीज़ा अटक जाए और है, तो ऐसा रिस्क नहीं लो आप, मतलब। ओके सर, आज ब्रिटिश ऑन। एनीबडी एल्स? और कौन कहाँ से जुड़े हैं भाई? अपना इंट्रोडक्शन ही दो एटलीस्ट, पता चले हमको भी कौन कहाँ से जुड़ा है। नुसरत, आप कहाँ से हो? हेलो देवाशीष, नुसरत। Hi sir. हेलो। Good morning. Devasish speaking sir. या फ्रॉम दुबई। ऑल राइट, नाइस, वेरी गुड। सो कोई क्वेरी आपकी प्लीज? नहीं sir, just want to overlook. Okay. See what are the platforms in German market. Kunal sir told me that it is an important session today. I said okay, I will join. So please All take right. your Yeah, sure, definitely, advice. definitely. ये जनरल क्वेश्चंस के लिए ही मैंने रखा। So नुसरत, where are you? Yeah, that's fine. That's good. That's getting a good knowledge. Okay, thanks. Yeah, Hello, Nusrat. Guten Morgen, sir. Good morning. I'm from. Yeah, please go ahead. सर मुझे आपसे ये सवाल पूछना है। फॉर एग्जांपल हम अगर अप्लाई करते हैं एम्बेसी में, तो उसकी भी वीडियो आपने अपलोड की है कि किस तरीके से हम उस एग्जाम की या फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकें? ओके, उसके लिए मैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने वहाँ MNC में एम्बेसी के लिए जब इंटरव्यू वगैरह फेस किया, तो मैंने उनसे कुछ एक्सपीरियंस लिखवाए हैं। वीडियो तो अभी ऐसा कुछ नहीं बनाया, तो वो मैं शेयर कर सकता हूँ। आर्टिकल वगैरह लिखवाए हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकता हूँ मैं। कहाँ से हैं आप नुसरत?
मैं पाकिस्तान से हूँ सर। अच्छा, वेरी नाइस, ग्रेट। Thank you, sir. पाकिस्तान में कहाँ रहते हो? कराची में। कराची में, वेरी नाइस, हैप्पी टू सी यू हियर। पाकिस्तान में भी लोगों को पता है कि सर से कुछ पूछना है। ओह ग्रेट। सॉरी सर, यहाँ पर आपका बहुत नाम है और मेरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है। ओह रियली? वाओ। मेरे भाई भाभी दूसरे भाई वो सब आपको फॉलो करते हैं और बहुत आपको अप्रिशिएट करते हैं। ओह वेरी नाइस, हैप्पी टू नो दैट। दुबई में, वाओ, पाकिस्तान में, वेरी गुड, नाइस। एनीबडी एल्स? सो सर्टिफिकेट तो आपको चाहिएगा ही, एक कोई ना कोई सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको दिखाना होता है कंपनी के जॉब के लिए भी और बाहर भी। सो एम्बेसी का जो इंटरव्यू के क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, मेरे को व्हाट्सएप पे आप प्लीज़ लिखिए। हम लोगों ने व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी बना रखे हैं, है ना, कभी कोई लगातार चैटिंग वगैरह में, बट वहाँ पे स्ट्रिक्टली हम लोग जर्मन में ही चैटिंग करते हैं, है ना। सो आप में से मान लो कोई ग्रुप में है नहीं और आना चाहता है तो ये नंबर है। ओके नेक्स्ट, तिरु मलाई, ब्रिटिश ऑन, आप कहाँ पे हो? Good morning. Already I spoke with you, but I couldn't join in the beginning class. I got the A1. In the meanwhile, in the Corona lockdown, I completed my B1 in the Goethe Institute, but I couldn't attend the examination. Okay. And actually, I lost my touch in the German last 6 months actually. So I couldn't gain the touch the illegal test. So I felt it has a big gap. So I thought to again start from the A2, then I'm planning to attend the B1. Okay. And who told you about me or about German Speakers Club? Yeah, actually, I mean, usually they engage with LinkedIn actually, and Android. I'm working as an Android lead in Chennai-based company, and I'm trying to move to German. That's why I started to learn German last year, and I completed A1 before the start the Corona. After the Corona started, I couldn't go to the offline class, but I did my online class, but it's not effectively like offline. But for the examination sake, I completed my classes, but still I'm not confident to appear in the B1. Okay, okay. So you are in Chennai, right? Yes, I am in Chennai. Okay, great, very nice. So जैसे कुछ वीडियोज आपने YouTube इस पे भी देखे हैं क्या, जर्मन स्पीकर्स क्लब पे बेसिक वीडियोज? Yeah. I got it. I usually look up the videos and your videos on online, and usually I'm engaged with your LinkedIn and your activities in the YouTube. I follow it, and yeah, it's definitely it's helped us to improve. All right. So कुछ बेसिक तो आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा, और प्रॉपर अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो आप मेरे को बताना। शायद आपने लिखा भी है मुझे पहले, राइट? बट टाइमिंग का कुछ इश्यू होगा, है ना? Yes. ओके, ठीक है, श्योर, थैंक यू सो मच। On and yes, Pooja. Sir, I have a question, sir. Please. Examination में सिर्फ written होगा या oral भी होगा? एग्जामिनेशन में रिटन, ओरल सब होता है एक्चुअली। स्पोकन, राइटिंग, चारों चीज़ें होती हैं। आपको राइटिंग का भी आता है पेपर, स्पोकन का टेस्ट होगा आपका, आपको लिसनिंग का भी टेस्ट होगा, और इसके अलावा स्पोकन, राइटिंग और रीडिंग, हाँ सारा सब तरह का टेस्ट होगा। वो इंश्योर करना चाहते हैं बाकायदा टेस्ट ही नहीं होगा, सबका इक्वल। जैसे मान लो कि 25% इसके हैं तो इक्वल वैल्यू भी है उसकी, बाकायदा सब तरह का होगा। यूनिवर्सिटी वगैरह एग्जाम में मैंने देखा है जनरली वहाँ पे स्पोकन और राइटिंग दो चीज़ रहती है ना। वहाँ पे शायद यूनिवर्सिटी में स्पोकन का रहता है, लिसनिंग का, स्पोकन का कम रहता है और लिसनिंग का नहीं रहता है जनरली। ह्यूरन भी कम रहता है। ओके, राइट, बट यहाँ पे इक्वली रहता है। ओके, राइट,
हाँ, तो स्पोकन पे और लिसनिंग पे वो शायद रीजन भी है, उसका पर्टिकुलर रीजन्स है। मान लो कि चीज़ों नहीं मैनेज हो पाती कई बार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में उतना, बट कई कई जगह पे होता है, बाकी उतना नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे ये जो प्राइवेट चलते हैं जो भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस, उनमें राइटिंग का, स्पोकन का, लिसनिंग का, कॉम्प्रीहेंशन, सारी चीज़ें उसमें रहती हैं और इक्वली 25% सबका ईच, सभी का। ऐसे कुछ पेपर्स भी आप देख सकते हो, नेट पे भी देख सकते हो, है ना। मैं भी डालूंगा, ऐप पे शायद मैंने डाले भी हों, एक बार देखना पड़ेगा। एक जर्मन स्पीकर्स क्लब का ई लैंग्वेज स्टूडियो, जर्मन स्पीकर्स क्लब का एक ऐप है, उसमें शायद कुछ पेपर्स वगैरह भी मिलेंगे आपको। A1 का पेपर कैसा दिखता है, कम से कम एक मॉडल टेस्ट तो दिख जाएगा, ठीक है। ऐप है ई लैंग्वेज स्टूडियो, और उसके साथ में जर्मन स्पीकर्स क्लब एप्लीकेशन है एक। एनीथिंग एल्स? और कोई क्वेश्चन किसी का? सर वन मोर क्वेश्चन प्लीज। जैसे गोएथे इंस्टीट्यूट में आप एग्जाम की स्लॉट बुक करते हो और फीस पे करते हो, एंड देन यू हैव टू गो थ्रू द कंप्लीट एग्जामिनेशन जहाँ पे राइटिंग, स्पोकन, लिसनिंग, रीडिंग सारा होगा। बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप एक में फेल हो जाते हो और तीन में पास हो जाते हो, तो that would be a fail, or how it would be treated in a company? देखो, बिल्कुल बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है आपका कि मान लो कोई बंदा 4 में से 3 में पास हो गया और 1 में नहीं हुआ, तो कंपनी जनरली लेती नहीं है। आपको फ्रैंकली बताऊं, आप अलग से उस चौथी को भी, जैसे B1 में आपने देखा होगा कि कोई एक में अगर मान लो बंदा फेल हो गया तो उसका टेस्ट फिर से दे सकता है। B1 में एटलीस्ट ये सुविधा है कि कोई पर्टिकुलर में फेल हो गया तो उसका टेस्ट फिर से दे सकता है। तो अगर मान लो आप किसी में भी एक में फेल हो गए तो आपको सर्टिफिकेट फिर अलग अलग हो गए ना उसके, बट कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे मत सोचना कि किसी बंदे को मान लो कि 80% 90% आए हैं, सर्टिफिकेट उसका 90% का है और आपका सर्टिफिकेट केवल 70% का है सपोज, या 65% का है, उसके कारण से कंपनी में जॉब पोजीशन उसको बेटर मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा तो दिमाग से निकाल दो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है, सपोज B1 है तो उनको B1 चाहिए, फर्क नहीं पड़ता वो आपने एक बार में किया है या 2 बार में किया है, क्योंकि वो तो टेस्ट वापस ले रहे हैं ना, वो वापस टेस्ट लेते हैं आपका जब आप अप्लाई करते हो, तो वो अपने सपोर्ट के लिए, वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए रखते हैं वो सर्टिफिकेशन, ताकि उनको जवाब भी तो देना पड़ेगा कि इसको आपने हायर कैसे किया, आपने अपने भतीजे को ऐसे ही तो नहीं लगा दिया है। तो बाकायदा जो भी पॉलिसी है, पॉलिसी इसीलिए इसको पॉलिसी से चलती है, बड़े बड़े जो भी संस्थान है ना वो पॉलिसी से चलते हैं। सो सर्टिफिकेट जो है उसके लिए चाहिए होता है उनको। ओके सर। एंड फॉर एवरी अटेम्प्ट यू हैव टू सबमिट द कंप्लीट फी, और नो इफ देयर इज नो सब्जेक्ट, कंप्लीट फी नहीं पे करनी पड़ती आपको। जैसे मान लो सपोज B1 के एग्जाम के, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सपोज 8000 रुपीज है, राइट। आप मेरे को ये मत बोलना कि मैंने तो 11 दिए थे या 10 दिए थे, राइट। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं कि जो भी है, क्योंकि कई बार मैंने ये भी देखा है कि गोएथे के भी अलग सेंटर पे थोड़ा फर्क रहता है ना। तो सपोज ये B1 के चारों का 8000 है या 9000 है सपोज, तो जब आप 3 पास कर गए और अगली बार जब आप 1 करोगे तो हो सकता है उसकी आपको 3500 पे करनी पड़े, जो भी उनका स्टैंडर्ड है वो आप चेक कर सकते हो उनकी वेबसाइट वगैरह पे ना। ये अभी शायद 9000 कुछ है मेरे ख्याल से, एक बार देखना पड़ेगा, लेटेस्ट चेंज होते रहते हैं इसमें, सेंटर पे भी डिपेंड करता है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। बट जैसे आपने अकेला वो दिया तो वो ये मानते हैं कि भाई आपने फिर से हमको ऑर्गेनाइज करवाया एग्जाम हमसे, तो उसकी फीस रिलेटिवली ज़्यादा होती है, बट पूरी नहीं जमा करानी पड़ती। And the passing marks are 60%. राइट नाउ पासिंग मार्क्स 60%। पहले ये 70 था,
अभी 60% है। थैंक यू सर। British Sean, welcome. Anyone else? I think. Hello. Yes. You already know me, sir. Madhuri. माधुरी, ओके, जो बेंगलोर से हैं, राइट? Yeah. करेक्ट, ओके। पता नहीं चलता ना, यहाँ पे कई नए भी आ जाते हैं सेम नाम से, इसलिए मैंने देखा। मैं पूजा भी एक्चुअली क्या हो गया, अभी 10 साल से क्या रिकॉर्ड भी रहता है ना, तो अभी कल मैं किसी पूजा को मैसेज करना था तो उसमें निकला 33 पूजा। यू विल नॉट बिलीव, माय गॉड, 33 पूजा ही है, पूजा यादव, पूजा सैनी, वैसे करके। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा ये जरूर वो बेंगलोर से ही होंगी, बट फिर भी मैंने कहा एक बार पूछ लेता हूँ। यस प्लीज। नहीं सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे मैंने होता है ना जर्मनी में स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए ग्रेजुएशन का मार्क्स अच्छा मानते हैं वो लोग, तो बट अगर ग्रेजुएशन का मार्क्स ही उतना नहीं है जितना चाहिए, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता कि वो स्कॉलरशिप का एग्जाम करेक्ट कर सके या कुछ ऐसा? एक बार फिर से बोलो अपना क्वेश्चन, मतलब हायर स्टडीज के लिए बोल रहे हो या दोबारा बोलो? वही हायर स्टडीज के लिए जर्मनी में हायर स्टडीज करनी हो तो हाँ, वो स्कॉलरशिप बेस पे भी जाते हैं ना। जैसे सपोज उसके लिए ग्रेजुएशन के मार्क्स ज्यादा मांगते हैं, बट ग्रेजुएशन के मार्क्स उतने नहीं हो जितने चाहिए, तो फिर कोई स्कॉलरशिप का एग्जाम दे सकता है या नहीं? देखो, मान लो सपोज किसी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर रखा है कि हमको 70% चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है? तो आपके सपोज 70 नहीं है और आपके सपोज 68 है। ये हम लोग एक बार एक एग्जांपल लेके देख रहे हैं। उन्होंने 70 मांगा है और आपके 55 हैं, तो आपको कोई भी हाल में नहीं लेंगे वो, मेरे को जहां तक जानकारी है। लेकिन उन्होंने 70 मांगा, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी ये डिफर करता है। सब यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड एक नहीं है कि इसने मान लो कि इतने ही होनी चाहिए, कितने लोग अप्लाई करते हैं उस बात पे भी डिपेंड कर जाता है और बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ने 70% मांगा है ग्रेजुएशन में, आपके पास 68 है और हो सकता है किसी केस में मान लो 65 है, ये भी पॉसिबिलिटी है, प्लस आपके पास B2 का सर्टिफिकेट है, तो हो सकता है कि वो 65 या 68 के साथ B2 का सर्टिफिकेट वाले को कंसिडर कर लें और 70 के साथ जिसके पास जर्मन का सर्टिफिकेट नहीं है उसको कंसिडर ना करें। ये पॉसिबल है क्योंकि जर्मन यूनिवर्सिटीज जो है वो जर्मन लैंग्वेज को बहुत महत्व देती हैं वो। तो ये आपका एक नो, ये मतलब नहीं है मेरा, ये मतलब नहीं है। जो भी यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड है वो तो है ही। यूनिवर्सिटी ने 70 कर रखा है तो वो 70 चाहिए उसको, बट किसी केस में आपको अगर जर्मन लैंग्वेज का नॉलेज अच्छा है तो वो आपको प्रीफर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत परसेंटेज में आपको मार्जिन वो मिल सकता है, उसका बेनिफिट मिल सकता है, मिल सकता है आपको। हाँ राइट, बट मान लो कि ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी 70 मांग रही है, आपको खुद चेक करना पड़ेगा। किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है एडमिशन कम हो रहे हो, ये भी तो रहता है ना, कुछ यूनिवर्सिटी बहुत फेमस हो जाती हैं तो वो फिर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। बट मैंने सुना है कि जर्मनी की बहुत सारी यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड अच्छा ही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि लगातार वहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी बहुत आते हैं, तो ज्यादातर का अच्छा है, मैं ये कहूंगा। बल्कि तो किसी यूनिवर्सिटी में 60 मांग रहे तो उसमें चले जाओ, अगर जर्मनी से ही आपको पढ़ना है तो। आपकी सारी चीजें नहीं चलेंगी। आप मान लो आप चाहो कि मेरे को पढ़ना भी बर्लिन में है और पढ़ना भी इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में है और परसेंटेज भी मेरे पास कम है, तो उनको कंसीडर करना चाहिए। क्यों करेंगे वो? आप बर्लिन में अगर मान लो कोई यूनिवर्सिटी बहुत हाई स्टैंडर्ड मांग रही है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन है उसकी, तो आप कासल की कोई यूनिवर्सिटी देख लो, आप कोई दूसरे फ्राइबुर्ग की कोई यूनिवर्सिटी देख लो, यूनिवर्सिटी बहुत सारी वहां पे। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप दूसरा कॉम्प्रोमाइज करो, आप गांव में रह के पढ़ाई करके आओ, वहां पे यूनिवर्सिटी गांव में भी है, तो ऐसे। बट बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं रहेगी। 70 मांगा है तो हो सकता है 68 वाले को या 65 वालों को जर्मन के सपोर्ट में वो कंसिडर कर लें, बट अदरवाइज कम है चांस।
because mostly student, you know, prefer scholarship, right? They can't afford your own money, right? So स्कॉलरशिप के भी कुछ कुछ के अपने अपने प्रोग्राम रहते हैं, डार्ट वगैरह में चेक करना पड़ेगा आपको, जैसे DAAD ऐसे, या फिर कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो सपोर्ट करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करता है, ये देख के और कुछ किस यूनिवर्सिटी में क्या क्या पॉलिसीज हैं वो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी डार्ट वगैरह अपने सेशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी तो मैं अपडेटेड नहीं हूँ अभी लेटेस्ट की कोरोना में उन्होंने क्या कर रखा है, ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। पहले हर थर्सडे को या ऐसे कोई डे डिसाइड कर रखा था, उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड या हायर स्टडी से वो एड्रेस करते थे। तो उनको मेल लिखो, चेक करो DAAD करके और उनको अपनी क्वेरी आप बताओ तो सपोर्ट मिलेगा। You also did studies in Germany, right? जी, मैंने C1 C2 किया तो मेरे को एज ए टीचर सेलेक्ट किया गया था वहां पे। Okay, then how your experience? It was wonderful, of course. ये तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। आपको यूरोप घूमने को मिल जाए, जर्मनी घूमने को मिले, पढ़ाई भी वो करवाएं और पैसे भी नहीं लगे, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। स्पेशली जब आप कि फाइनेंशियली उतने आप उस टाइम पे मान लो कि खुद के पैसे देके नहीं करने की उसमें हो और आपको ऐसा मिल जाए तो ये तो बल्ले बल्ले है। तो ये तो है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि आप लगातार काम करते हो तो पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। तो आप अभी लैंग्वेज अच्छे से सीख के कहीं जॉब पकड़ो आप, उसके बाद में हो सकता है वो आपकी कंपनी भेज दे, बहुत सारी पॉसिबिलिटी रहती है। एक्टिवली आपको अच्छे से ईमानदारी से काम करना है और अच्छे से लैंग्वेज सीखनी है, देन यू विल बी एबल टू सेलेक्ट दैट लैंग्वेज। यस, नेक्स्ट या मे बी वी कैन हैव नो 5-10 मिनट्स। ऑफ की जगह क्लासेस जो ऑनलाइन रहती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं रहती हैं, पर अपने यहाँ कैसा है सर, ऑनलाइन जैसे ऑफलाइन क्लासेस तो अभी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। क्लास लेके देखिए आप, क्योंकि आप मेरे को पूछोगे अपने यहाँ कैसा है तो हो सकता है मैं एज ए टीचर में बोलूँ और अपने यहाँ तो बस पूछो ही मत, मस्त है एकदम से। तो या तो आप ये देखो YouTube पे मैंने जो कुछ वीडियोस डाले हैं वो क्लास के ही वीडियो हैं, लाइव क्लास के, अलग से बनाए हुए वीडियो नहीं है वो, है ना। तो एक तो आप वहां पे आप खुद कुछ वीडियोस ऑब्जर्व करके देखो, या फिर आप बोलो कि वो तो ठीक है मेरे को तो आप क्लास वैसे देख के देखो। तो आप कोई लाइव क्लास लो और आपको कैसे लगता है, 1-2 क्लास लेके देखो तो उसको आइडिया लगेगा आपको। लाइव क्लास में एक्चुअली कई जगह इसलिए भी दिक्कत आती है कि आपके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं हो तो लाइव क्लास में दिक्कत आती है। मान लो मैं यहाँ ये सिस्टम यूज करके आपको ऑडियो वीडियो अच्छे से करा पाता हूँ, आपको देख के हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि मैं जब क्लास लूंगा तो भी ऐसी बात कर पाऊंगा, तो बात तो हो ही पाएगी ना। जब अभी कर पा रहे हैं तो तब भी कर पाएंगे। अगर मान लो मेरे पास कोई बोर्ड है तो मैं उसको अभी यूज कर पा रहा हूं तो तब भी यूज कर पाऊंगा। आप अभी देख पा रहे हो कि मैंने जर्मन लिखा है तो तब भी देख पाओगे। तो ये है कि किस तरह से क्या क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, कौन पढ़ाता है मेरे ख्याल से ये शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो पढ़ाते टाइम पे क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्पोकन के लिए क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्लास में कितनी देर की क्लास है वो इंपॉर्टेंट है, टूल कौन सा यूज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट पे फोकस है कि नहीं। कोई बोले कि बिना ग्रामर की हो जाती है लैंग्वेज, तो अब भाई मैं शायद हो सकता है ट्रेडिशनल माइंडसेट का हूं तो ऐसा सोचता हूं, लेकिन मेरे को लगता है बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो भी हैं क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, नहीं आपकी जिंदगी उसी में पूरी होगी। आप बोलेंगे कब, अब बोल भी दोगे तो आपने लेकिन सही बोला कि नहीं, आप कंफ्यूज ही रहेंगे ना। तो बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट चाहे कहीं भी पढ़ो आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, आपको बोलने का एक मौका मिलना चाहिए। लगातार बोलोगे तो बोलना आएगा, लगातार लिखोगे तो लिखना आएगा। ये नहीं है कि भाई मैंने वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से किया है जी मेरे को तो जर्मन आ ही जाएगी, इसलिए नहीं आएगी कि आपने वहां से किया है, इसलिए आएगी कि आपको अच्छे से पढ़ाया गया और आपने अपना प्रॉपर इनपुट अपना भी पूरा डाला। और क्लास के बाद में आप क्या करते हो, अगले दिन आपके पास टीचर के लिए क्वेश्चन है कि नहीं, इस बात पे डिपेंड करता है। तो टेक्नोलॉजी मायने रखती है और अप्रोच मायने रखती है, ये बात है। सब लोग अपना अपना अच्छा प्रयास करते हैं एक्चुअली, बट
किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मान लो किसी के पास कोई चीज की कमी रह जाती है, ये है। यस प्लीज नेक्स्ट जीत। सर ओके जीत पहले आप बोल लो फिर नुसरत बोलेगी। ओके सर, थैंक यू सर। सर वो वारूम वियर न्यूज़पेपर अब नहीं होता पब्लिश? एक्चुअली वारूम नेस्ट वियर जो है वो जर्मन स्पीकर्स क्लब ही उसको पब्लिश करता है, बट ये कोरोना वाला जो मामला जो हुआ ना, तो आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे चीजें सेट करने में इतना टाइम लगा कि उसमें प्रॉपर मैं टाइम दे नहीं पाया। तो आप पुराने अगर वारूम नेस्ट वियर न्यूज़पेपर लेना चाहो तो जर्मन स्पीकर्स क्लब .com पे जो वेबसाइट है वहां से आप बहुत सारे डाउनलोड कर सकते हो, और अभी उसका एक वर्जन फिर वापस अब शुरू होने की है। हाँ, इसीलिए मैंने, आपने देखा होगा कि इसीलिए उसको कभी चार्जेबल रखने का मकसद नहीं बनाया। मैंने कहा कि अभी एक बार प्रॉपर सिस्टमेटिक चीजें चलें तब वो लोगों को लगना चाहिए, क्योंकि वो फिर एक्सपेक्ट करेंगे आप टाइमली आप वो करो। ये है, तो आपको पुराने खूब सारे मिल जाएंगे, नया आएगा अभी। ओके ओके या नुसरत नाउ प्लीज। तो मुझे आपसे ये सवाल पूछना था कि जो आउटबिल्डिंग ट्रेनिंग है तो उसमें दोबारा से बोलो। आउटबिल्डिंग ट्रेनिंग जो है, हाउस बिल्डिंग। ओके, जर्मनी वगैरह में हाउस बिल्डिंग ट्रेनिंग्स जो है। यस सर। ओके, अभी एक्चुअली क्या रिसेंटली जर्मनी ने अपने कुछ प्लान्स चेंज किए, उनके पास लगातार लोगों की कमी हुई है ना। इंटरनेशनल लेवल पे जर्मनी 4th बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, तो उनको अभी लग रहा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर प्रॉपर स्किल को नहीं लाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, और उन्होंने खुद को पिछड़ते भी देखा है कुछ मामलों में, है ना। जैसे अभी इंडिया ने भी काफ़ी कुछ मामलों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है, और भी कंट्रीज कर रहे हैं, तो उन्होंने कई इस तरह के प्रोग्राम स्टार्ट करे हैं जिसमें अलग अलग फील्ड्स के प्रोग्राम हैं। मेरे पास भी एक लिस्ट आई थी, शायद उसमें भी कोई 30-40 प्रोग्राम्स हैं, चेक करूँगा एक बार मैं वापस। तो उसमें बुलाते हैं वो लोग, जैसे हमारे यहाँ से कुछ लोग अभी मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, वहाँ पे एज ए नर्स, मेल नर्स, फीमेल नर्स, वो जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे काम करेंगे, साथ में उनको स्टाइफंड मिलेगा प्लस ट्रेनिंग मिलेगी। तो चेक करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है वैसे इनिशिएटिव कि आपको 6 मंथ 9 मंथ्स के भी मान लो प्रोग्राम अगर मिल जाए और उसके बाद में आप जॉब कर पाओ तो बढ़िया है ये वाला। लेकिन एक बार प्रॉपर इसके लिए मैंने भी एक प्लान किया है कि किसी पर्टिकुलर एक्सपर्ट को बुला के इस पर बात करवाऊँ, क्योंकि मान लो मेरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो बोलना नहीं चाहिए। तो कुछ लोग जा रहे हैं अपने आसपास से भी, मैंने सुना है काफ़ी, तो किसी एक्सपर्ट को बुला के इस पर पूरा एक लेक्चर करवाएंगे। वो डिटेल में आपको बता पाएंगे कि कैसे अप्लाई करें, कैसे वहाँ पहुँचें, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व है तो क्या है क्या नहीं है। ये जी सर, थैंक यू सो मच। बेटी सॉन्ग वेलकम। ट्रेनिंग है उसमें काफ़ी जब बता रहे थे कि प्रोफेशनल्स जो हैं वो कर सकते हैं, तो मैं बस ये जानना चाह रही थी कि आया कि अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, कितनी टाइमिंग होगा? आपने क्या पढ़ाई की है वैसे? एक्चुअली मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, तो चल पहले जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी उन्होंने बोला था कि इंटर के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप लैंग्वेज अच्छे से सीख जाते हैं तो राइट 3 इयर्स की ट्रेनिंग होगी, तो कि कोई भी प्रोफेशन आप चूज कर सकें। करेक्ट। वहाँ पे क्या बेरूफशुले होती है, मतलब प्रोफेशंस के लिए, जैसे 12th के बाद में 10th के बाद में वहाँ कुछ पर्टिकुलर बेरूफशुले बोलते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए आपको ट्रेन करते हैं, तो उनमें प्रोग्राम्स जनरली 1.5 साल के 3 साल के इस तरह के रहते थे अभी तक, लेकिन आई थिंक अभी उन्होंने छोटे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे हैं, तो उसके बारे में अपन एक अलग से सेशन रखेंगे, में प्रॉपर कंप्लीट जानकारी मिले आप लोगों को और मुझे भी। ओके, सो आई थिंक हमने अभी आज की बात कर ली है, फिर एक प्लान करेंगे, और कल 4:30 के लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ अलग से कोई चीज़ डिस्कस हो, आपको अपडेट करेंगे उसके बारे में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, अच्छा लगा मुझे, और
बार बार मिलने की कोशिश करेंगे किसी न किसी बहाने से, ताकि क्लैरिटी भी आए और हमको सीखने को मिले। कहीं से भी जर्मन सीखो, पूरा मन लगा के सीखो। और जब आप कोई काम कर लेंगे तो रोजाना ही मिलेंगे। हाँ, क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे तो रोजाना मिलेंगे, लेकिन क्लास ज्वाइन ना भी करें और केवल स्टाम्प टेस्ट जो 12 से 1 है अपना फ्री वाला सेशन, तो भी हम रोजाना मिल सकते हैं। और उसके अलावा आप जहां भी सीख रहे हो पूरा मन लगा के करो, आपको मजा आएगा। डर रहता है कुछ लोगों में, हाँ कह सकते हो आप। कई लोगों में क्या है कि डेडिकेशन आता ही तब है जब वो कुछ पैसे दे देते हैं, तो सब तरह के लोग हैं, तो ठीक है ये है। और अच्छा ही है, पैसे देते हो तो उसमें दिक्कत कहाँ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। शुरुआत से चला आ रहा है वैसे। हाँ नहीं, अच्छा है, फिर मिलते हैं हम लोग। नाइस मीटिंग यू ऑल। Wiedersehen. Bis nächstes Mal. Ja, schönen Tag noch.